नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले बताते चले कि आज अलग अलग राज्यों के अंदर उपचुनावों की गिनती हुई और गिनती के बाद जो रिजल्ट सामने आया उसको बताते चले कि हैरान करने वाला था। जिस तरह से बिहार की तस्वीर बदली है, देखिए बिहार में नितिन नबीन की सीट पर भाजपा बिछड़ गई है और नंद किशोर यहाँ पर आप देखिए किस तरह से आपको बताते चले अपनी बात को सामने रखते दिखे। लेकिन फिलहाल यहाँ प्रशांत किशोर की बड़ी बंपर जीत हो गई है। गुजरात में भी यहाँ बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। बांकीपुर में भाजपा को 18,953 वोटों से ये आप देखिए किस तरह से एक बड़ी हार मिली है। और मध्य प्रदेश की दतिया में कांग्रेस ने यहाँ फतेह कर लिया। बताते चले जिस तरह से बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात की 3 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुआ और उसका आज रिजल्ट आ गया है। लेकिन बिहार में कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें थी क्योंकि नितिन नबीन के गढ़ में जाकर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सेंध लगाई गई है पीके की तरफ से। लेकिन फिलहाल बिहार की बांकीपुर अगर सीट की बात करें, जो कि जन स्वराज पार्टी के को फाउंडर की अगर बात करें प्रशांत किशोर की, तो 18,953 वोटों से जीत गए और उसके बाद सियासत इस पर शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की दतिया में कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने ही 6,016 वोटों से जीत दर्ज कर ली और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार यहां पर बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जहां पर आप देखिए एक का बहुत बड़ा जिस तरह से आघात यहां हुआ है। वहीं गुजरात की बात करें तो मंजलपुर में भाजपा के सत्येंद्र भाई यानी कि सतीश पटेल ने 30,630 वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज कर ली है और कांग्रेस के भीखा भाई राबारी को हरा दिया है। तीनों सीटों पर 30 जुलाई को यहां आप देखिए वोटिंग हुई थी। नितिन नबीन लगातार 3 बार नहीं 5 बार चुनाव जीते हैं। 2006 में उपचुनाव जीते थे पटना पश्चिम सीट से और 2010 में आरजेडी के विनोद कुमार श्रीवास्तव को 60,840 वोटों से हराया था। 2015 में कांग्रेस के कुमार आशीष को 39,767 वोटों से हराया था और 2020 में कांग्रेस के यहां लव सिन्हा को 39,036 वोटों से हराया। फिर 25 में आरजेडी के जिस तरह से रेखा गुप्ता को देखिए 51,936 वोटों से हराया और अब 2026 की बात करें तो राज्यसभा जाने और भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा दे दिया और इसी सीट से पीके जीत कर आ गए। अब बांकीपुर चुनाव में आप देखिए किस तरह से परिस्थितियां रही, दतिया के अंदर भी, गुजरात में भी, और जिस तरह से अब आप देखिए उपचुनाव हुआ है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। संजय कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत संजय जुड़ने के लिए। दिनेश सिंह गेट हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी आपका भी। और एडवोकेट शेखर कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत शेखर जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं संजय आप ही के पास आऊंगी। संजय जी, जिस तरह से आज उपचुनाव हुआ है, एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एक पर जन स्वराज पार्टी और एक पर कांग्रेस, यानी कि आज कांटे की टक्कर तो नहीं कहा जा सकता है, ठीक है एक एक सीट, लेकिन नितिन नबीन की सीट पर हर किसी की नजर थी। गढ़ के अंदर जाकर सेंध लगाई गई है पीके की तरफ से। अब सियासत किस ओर जा रही है? देखिए आशा जी, इसको समझने के लिए एक एक करके हम तीनों सीटों पे, गुजरात को तो खैर चलिए हम कहते हैं कि बीजेपी की वो सीट थी उनको मिल गई। पर जब हम बांकीपुर की बात करते हैं ना, तो बांकीपुर में आप देखिएगा कि प्रशांत किशोर ने पिछले चुनाव लड़ा ही नहीं था। अगर वो चुनाव लड़ते ना, वो जहां से भी लड़ते वहां से अपनी सीट जरूर जीतते। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी चुनाव में ना एक चेहरे की पॉपुलैरिटी भी बहुत मैटर करती है। वो सीट का पारंपरिक गढ़ क्या है, इससे इतर कौन लड़ रहा है, ये भी मैटर करता है। तो प्रशांत किशोर बिहार में वो नाम है इस पिछले कुछ दिनों से, जो उन्होंने वहां पे जमीन पे काम किया है और जिस तरीके से उन्होंने वहां पे अपना आधार बनाया है, वो कहीं से भी खड़े होते तो उनके जीतने के चांसेस बहुत प्रबल थे। तो ये उपचुनाव में उन्होंने जो दोबारा अपने आप को मौका दिया और यहाँ से खड़े हुए, जब सीट खाली हुई, चुनाव हुआ, तो उनका जीतना लगभग तय था। संशय कहीं नहीं थी। भले वो बीजेपी का गढ़ था, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन प्रशांत किशोर अपने आप में एक बड़ा नाम है। उनके सामने जो खड़े थे, शायद वो उनके सामने इतना बड़ा नाम नहीं था, या वो इंसान नहीं था जो उनको बराबर की टक्कर दे पाता। ठीक ऐसे ही आप चले जाइए मध्य प्रदेश के दतिया में। तो दतिया में क्या है कि जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना, शायद वहां बीजेपी की एक ये मिस्टेक साबित हुई, क्योंकि मार्जिन बहुत नहीं अगर आप देखेंगे वहां पे तो। और जो नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता थे, वो जिस तरीके से नाराज थे, जिस तरीके से वहां इस्तीफे हुए हैं टिकट कटने के बाद, कि कहीं ना कहीं पार्टी का ये जो अंदरूनी कलह कलेश जो भी कह लीजिए, इसका नुकसान बीजेपी को भुगतना ठीक है पड़ा है। दिनेश तो जी, ये सारा जो नरोत्तम मिश्रा पैटर्न का है, टिकट काटना कहीं ना कहीं भारी पड़ गया क्योंकि चेहरों पर भी चुनाव होता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है।
नितिन नबीन को भी देख लीजिए, जहां पीके आ गए हैं, क्योंकि नितिन नबीन बहुत स्ट्रांग होल्ड वहां पर रखते थे। कैसे जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो चुनाव जो है उसने एक तरह से दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला काम किया है। और पूरे तरीके से देखिए, कहीं ना कहीं जैसे कार्यकर्ताओं की जीत है, जनता की जीत है, जीतने वाली भी जनता है और जो जीत के आए वो भी जनता है, और जिन्होंने जिताया वो भी जनता है। तो एक तरह से मान के चलें, अगर साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो देखिए, अब जो प्रतिपक्ष है उसके पास में कोई किसी चीज पर ठीकरा फोड़ने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो उनको एक तरह से कमर कस के और इसी पे लग जानी चाहिए भाई, किसी तरह की जो चीजें जो है वो ईवीएम पे किस तरह का, जैसे कि मतलब लाछन लगाने का काम करें या किसी को ब्लेम करें, किसी और फैक्टर को ब्लेम करें। तो उन चीजों के अलग हटके ये मेहनत पे अगर ध्यान देंगे तो उसी चीज से देखिए आगे जाकर के जो है जीत पा सकते हैं ऐसे। और किसी तरह की चीज जो है वो जनता के बीच में नहीं चल पाएगी। तीनों सीट पे देखिए पूरे तरीके से, तीनों सीट जो थी उन पे भाजपा का पूरे तरीके से पारंपरिक सीटें बोल सकते हैं। क्योंकि नितिन नवीन जी का जैसे आपने जिक्र किया, 5 बार बांकीपुर से जो है विधायक बन के आए और जनता ने हमेशा सर माथे पर रखा। इस बार क्या चीज रही, कैसे रही, कुछ ना कुछ लेकिन कमी जरूर हुई होगी, जिस कारण से और प्रतिपक्ष का कोई नेता जो है वो जीत करके आया। प्रशांत किशोर ठीक है, बड़े नेता थे, लेकिन अगर मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर नितिन नवीन अगर रहता तो किसी तरीके से कोई मतलब नहीं, मतलब प्रशांत किशोर जीत पाते। तो उसी तरह की चीजें हैं आचार्य की, पूरे तरीके से देखिए ये चीजें बन चुकी है, साफ हो चुका है कि अगर जैसे कांग्रेस हो, जैसे कांग्रेस ने एक सीट जीती दतिया में, तो पूरे तरीके से स्पष्टता इस चीज से क्लियर हो गया है कि अगर कोई पार्टी सिर्फ ये कहे कि ठीक है कि ईवीएम पे मतलब कोई गड़बड़ है या और कुछ गड़बड़, वो चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। तीनों सीट पे जनता ने, तीनों ने अलग अलग मैंडेट दिया है, तीनों जगह पे अलग अलग मैंडेट दिया है। तो अभी आगे की सारी सभी चीजें हैं कि जो फेयर, फ्री एंड फेयर जो है वही चुनाव है, और किसी तरह के प्रतिपक्ष के पास में कोई किस तरह का बहाना या कोई किस तरह की चीज नहीं बचेंगी। और तो सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आगे उम्मीद यही करते हैं कि इन सभी सीट पे जो जीत के आए तो उससे एक अच्छा संदेश पहुंचेगा। और किस तरह की जो मतलब की खूबसूरती जो लोकतंत्र की है वो मतलब स्पष्टता सामने आ पाई है कि जो जैसे कि जनता के लिए काम करेगा, शेखर जी, जनता को जिससे आपको अपेक्षा क्या वही लगता है देख कि करके ये चुनाव चेहरों पर खेला गया, पार्टी के दम पर खेला गया, या फिर मुद्दों पर खेला गया है, ये तीनों अगर हम सीटों की बात करें तो? अनम्यूट कीजिए जरा, शेखर जी अनम्यूट कीजिए। आशा जी, ये चुनाव, अब आवाज आ रही? जी जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलिए प्लीज। हाँ आशा जी, ये इतना छोटा चुनाव भी नहीं था जितना हमारे साथियों ने बताया। इस चुनाव में नितिन नबीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट बांकीपुर, जो 31 सालों से भाजपा के पास थी और जिसके बारे में भाजपा नेताओं ने अहंकार में आके कहा कि यहाँ तो हम कुत्ते बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो वो भी जीत जाएगा। तो आज ये नितिन नबीन जी की हार है, ये नए नए जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री जो बिहार को मिला है, ये उनकी हार है, या जो अभी इस टाइम समकालीन घटनाएं जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर चल रही थी, जो छात्रों का देश में आंदोलन चल रहा था, ये उसकी हार है। ये जनता को देखना पड़ेगा कि हार एक्चुअली किसकी है। यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे, दतिया में वो सीट भी कोई छोटी सी थी नहीं थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो रोज न जाने क्या उल्टा सीधा बोलते रहते थे, जिसकी वजह से भाजपा को फायदा की बजाय नुकसान हो रहा था, आज वो अगर उस प्रदेश के गृह मंत्री की सीट हार रहे तो ये कोई छोटी बात नहीं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो बाईपोल्स होते हैं, बाईपोल्स में सारी दुनिया की वहां पे नजरें होती है, वहां पर आप सत्ता में बैठ के मैनिपुलेशन की संभावनाएं बहुत कम हो जाती। और इसकी वजह से ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट सीधा का सीधा, क्योंकि भाजपा तो हर म्यूनिसिपालिटी के चुनाव में कहती है कि प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे जीत मिली है, तो ये इसको मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे यह हार मिली है। जो घटनाएं हुई, जिस तरीके से भाजपा के एजुकेशन मिनिस्टर को छात्रों ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया, तो ये जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज, बांकीपुर सीट से जिस तरह से हार मिली है, मुझे उम्मीद थी शेखर जी ऐसी ही बात करेंगे। दोनों जगह मंथन करना पड़ेगा। तो उनको तो जश्न मनाना चाहिए, उनके लिए तो अच्छा है, भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो गया। आप और तैयारी कीजिए, भाजपा को और हराने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये नितिन नबीन की हार है, नरेंद्र मोदी की हार है, अमित शाह की हार है, तो आपके लिए तो अच्छी खबर है ना। 2027 में भी 5 राज्यों में चुनाव है, कमर कसिए, तैयारी कीजिए और जोरदार तरीके से देश के लिए अच्छी खबर है, हराने की कोशिश कीजिए भाजपा को। बिल्कुल।
तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पर मेरा जो विश्लेषण है, मैं अभी भी उस पर कायम हूं कि कोई भी इलेक्शन, भले जब लहर चलती है कोई, तो एक बात अलग होता है। जैसे इंदिरा गांधी के मरने के बाद जब चुनाव में राजीव गांधी गए तो एक लहर चली थी, तो कोई भी खड़ा हो जाए उसमें कांग्रेस से तो वो जीत जाता था। अगर उसको छोड़ दिया जाए, या जब नरेंद्र मोदी की लहर थी, आप लोग नहीं मानते पर लहर थी, उस लहर में कोई भी जीत जाए तो उसको नहीं मानते। लेकिन अभी जो नॉर्मल चुनाव होते हैं, जब माहौल सामान्य होता है, उतार चढ़ाव अपने पीक पर होता है, उस दौरान पार्टी के कैंडिडेट का बहुत बड़ा रोल होता है हार और जीत में। पार्टी का कैंडिडेट के कंधे पे ही चुनाव का हार और जीत होता है। तो मैंने जो आपको बताया कि नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटने की वजह से जो पार्टी अंदरूनी कलह की वजह से वहां पे जो उनको हुआ, कितना का मार्जिन है सर साहब? 6,000 का मार्जिन है, कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। कांग्रेस ने वहां झंडे नहीं गाड़ दिए कोई। प्रशांत किशोर बिहार के लिए उभरता हुआ नेता है, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, जिसका उसको इनाम मिला। ये उपचुनाव, मैं कह रहा हूं ना, अगर पिछले चुनाव में भी जो उसकी पार्टी को एक भी सीट नहीं आया था, अगर प्रशांत किशोर कहीं से भी खड़े होते, कहीं से भी मैं कह रहा हूं खड़े होते, तो वो एक सीट जरूर जीत के आते। तो इस तरीके से भी देखने की जरूरत है। अगर आपको इसी पे खुश होना है, बाकी काम नहीं करना है, कांग्रेस को इतने में जीत का जश्न मनाना है, तो आपको मुबारक हो सर, आप जीत का जश्न मनाइए, छोड़ दीजिए। शेखर जी जवाब दीजिए। देखिए संजय कृष्णा जी की मैं इस बात से सहमत हूं। इन्होंने कहा कि इस देश में एक समय ऐसा था जब नरेंद्र मोदी की लहर थी, अब वो नहीं है, अब एक सामान्य माहौल है, वो लहर जा चुकी है। मैं इस बात से बिल्कुल इनके सहमत। दूसरी बात, एक और चीज देखनी पड़ेगी इन दोनों परिणामों में, और शायद संजय जी भी इस बात से सहमत होंगे कि वहां पर मुख्य विपक्ष कौन है? आरजेडी। आरजेडी आया है तीसरे नंबर पे। आरजेडी के जो कैंडिडेट थे उनको 14,000 के आसपास वोट मिली है, और वहीं जो अगर आप दतिया का रिजल्ट देखेंगे तो तीसरे नंबर पे 22,000 वोटों के साथ आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट है। तो वहां पर भी देखिए जो विपक्षी दल है भाजपा के, देखिए भाजपा बहुत तेजी से अपना बेस खो रही है, इसमें कोई शक नहीं, ये हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। लेकिन अगर जहां जहां पर उनका जो मुख्य विपक्षी दल है वो इस इंतजार में बैठा है कि लोग भाजपा से नाराज हो जाएंगे तो अपने आप आएंगे हमारे पास, तो ये ना तो बिहार में हुआ, आरजेडी को वो वोटें नहीं मिली, वहां पर प्रशांत किशोर आ गए, और इसी तरीके से वो जो आजाद समाज पार्टी जो 22,000 वोट ले गई। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि भाजपा तो जनाधार, ये बताइए कि क्या वाकई में इसे हम भारतीय जनता पार्टी की हार के हिसाब से देख सकते हैं? वह सिर्फ 3 सीटें थी, और आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भी रहा है उपचुनावों की 1-2 सीट को लेकर इतना ज्यादा सीरियस नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी? और नितिन नबीन तो पहले ही राज्यसभा जा चुके हैं। ये सवाल आपका मुझसे? बिल्कुल आशा जी, देखिए ऐसा कि 1-2 सीट जो है उनको लूज करने से कोई पार्टी पे इतना लंबा चौड़ा कोई ऐसा नहीं लगा सकते बट्टा कि भाई पूरी तरीके से पार्टी खत्म हो चुकी है। इसको लेके कांग्रेस आश्वस्त होकर अपने हथियार जो है उनको स्टोर रूम में ले आकर रख दे, जो पहले से इन्होंने मशीन गन क्या क्या जिस तरह की बातचीत राहुल गांधी करते थे, तो उस तरह की चीजें अपने गोला बारूद सब अगर वो एमुनेशन पूरा उठा के स्टोर रूम में बंद करके रख दें तो वो अपने तरीके कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक छोटी सी चीज ठीक है उनके लिए, ठीक है कि मतलब प्रोत्साहन के लिए एक अच्छी चीज है, कंसोलेशन प्राइज एक मिलता है कि ब्रॉन्ज मेडल दे दिया गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन इसको लेकर के पूरी तरीके से ये भी ना सोच लें कि अगला लोकसभा जो है हम जीत चुके हैं, या अगला कोई जैसे कि यूपी का चुनाव, पंजाब का चुनाव जो है कांग्रेस जीत लेगी या आम आदमी पार्टी जीत लेगी या जन स्वराज जीत लेगी। जन स्वराज का देखिए एक तरह से ये मान के चलें प्रशांत किशोर है, इनका खाता खुला है, तो एक तरह से ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि लोकतंत्र पलड़ा जो है हमेशा कहीं ना कहीं बराबर होना चाहिए, एक तरफ पक्ष है एक तरफ दूसरी प्रतिपक्ष है। तो कहीं ना कहीं चीजों को देखिए आशा जी ये अच्छी चीज है कि तीनों सीट्स पे जो है वो परिणाम अलग अलग करके आए, और सभी को जैसे एक तरह से जो था, जैसे प्रतिपक्ष को भी कुछ न कुछ उसमें से लड्डू मिला, और जो पक्ष है तो उनको भी अरे इसमें बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि ईवीएम पर अब निशाना नहीं आएगा कि ईवीएम हैक हो गया, क्योंकि 3 ही सीटें थी और एक जीत ली सबने। आ रही हूँ एक सेकंड कृष्णा जी। जी बिल्कुल, क्यों बोलिए दिनेश जी। जी बिल्कुल, कि देखिए केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, और बाकी जगह जगह जैसे जहाँ पे जैसे कि किया गया, जैसे कि आप मतलब बात करें तो वहां पर भी जैसे कि भाजपा की सरकार है, तो फिर भी जैसे अगर मान करके ये चलें कि मतलब दोनों जगह पे जैसे कि जो प्रतिपक्ष के जो कैंडिडेट थे वो जीत गए, तो इसका मतलब किसी तरीके से इनके पास में कोई बहाना, कोई भी किसी तरह के जैसे एक्सक्यूज नाम की चीज नहीं बची आशा जी, जिसको लेकर के बाद में आगे कह सकें भाई ईवीएम जो है उसको हैक करके रखा, या और कोई जैसे अनफेयर कोई प्रैक्टिस की गई। तो इसलिए कम से कम प्रतिपक्ष को अपने तरीके से ठीक है खुश हो सकते हैं, लेकिन आगे अगर ये खुशी अगर जरूरत से ज्यादा अगर लेके चलेंगे और इसी में अगर फूल के अगर कुप्पा बन के बैठे रहे
तो आगे कहीं ना कहीं निश्चित जो है इनके लिए हार का मतलब एक सबक मिलेगा। और बाकी अदरवाइज अपने तरीके से देखिए कि शायद मतलब इसको ठीक है लेकर के आगे तैयारी करते संजय रहें, जी, इसका सीधा क्या सीधा सा ये मतलब समझे 3 कि जनता सीटों के पर बीच में जो प्रेजेंस बना के उपचुनाव हुआ रखेंगे और इसके तो जनता रिजल्ट आपको को सपोर्ट ध्यान में बनाएगी। रखते हुए पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा क्या? क्योंकि महज सिर्फ 3 ही सीटें थी, और क्या जनता ने अपना एक रुख दिखा दिया कि इस वक्त हम जनसुराज को भी चाहते हैं, हम कांग्रेस को भी चाहते हैं, हम बीजेपी को भी चाहते हैं? क्योंकि महज सिर्फ 2 सीटों से आप इतनी बड़ी पार्टी को नहीं कह सकते हैं कि पार्टी पीछे जा रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ आशा जी कि ये तीनों चुनाव जो है, ये तीनों चुनाव जो है वो इंडिविजुअल्स के पे बेस्ड थे। सब में अपने अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से ये नतीजे हैं आपके सामने। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बीजेपी अपना आधार खो रही है या कांग्रेस का आधार बढ़ रहा है या प्रशांत किशोर का आधार एकदम से बढ़ जाएगा। देखिए, खुश होने के लिए आप खुश हो सकते हैं और जीत हुई है तो खुश होना भी चाहिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इससे आप जो अंदाजा लगाते हैं कि ये आने वाले टाइम में ये हो जाने वाला है, ये थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना अर्ली प्रोडिक्शन है। अभी 2027 में जो 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, वो पांचों स्टेट में अपनी अलग अलग गणित चलेगी। कोई पंजाब और उत्तर प्रदेश की गणित का कोई मुकाबला नहीं है। पंजाब में भाजपा का कोई आधार नहीं है, तो अगर वहां भाजपा नहीं जीतती है तो आप कह देंगे कि वहां भाजपा का आधार अब खत्म हो रहा है। तो ये मतलब बड़ा बेईमानी सी बात हो जाएगी। तमिलनाडु में भाजपा नहीं जीती, केरला में नहीं जीती, तो भाजपा का आधार थोड़ी खत्म हो गया। भाजपा का आधार जहां है वहां आज भी इंटैक्ट है। चंद सोशल मीडिया पे मोदी को गाली देने वाले लोगों से अगर देश का माहौल बदलने का आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए तो गलत है। मैं आज भी कहता हूं, मुद्दे की बात पे बात करने में बेहतर होता। मैं राहुल गांधी के उस 45 मिनट के भाषण में उम्मीद कर रहा था कि कोई ऐसा सजेशन शिक्षा सुरक्षा व्यवस्था के शिक्षा में सुधार के लिए आएगा, पर नहीं आया। उन्होंने सिर्फ उस 45 मिनट में अमित शाह को कोसा है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। ये सारी राजनीति बहुत निम्नतर स्तर की राजनीति है जो हमें देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम चाहते थे कि राहुल गांधी उस बिल के ऊपर अपने 4 सजेशन डालते तो वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखाई देते, रेदर शेखर देन जी, कि वो अमित शाह वो का कह रहे इस्तीफा हैं मांग रहे कि होते विपक्षी और पार्टियां इधर जिस उधर तरह की से बातों सरकार में को घुमा घेर रहे रही थी, होते। वो चाहते ये थे बहुत कि ही दुखद कुछ है। सुझाव आते सामने राहुल से। गांधी को अपना इमेज क्लियर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपना इंटेलेक्ट दिखाएं। वो ठीक नहीं है दिखाते। शेखर आई एम जी, सॉरी टू से, बट वो नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है शेखर जी। देखिए, अभी जो कह रहे थे संजय भाई बात कि पंजाब में हमारा कोई आधार नहीं है, 2 एमएलए वाले पार्टी जो है इनको आधार की जरूरत नहीं है, ये 7 वहां से राज्यसभा सांसद लेकर बैठे। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आइएगा तो उत्तर प्रदेश में योगी जी को समाजवादी पार्टी हराएगी या अमित शाह हराएंगे, अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन छात्रों के साथ जो पूरे देश ने देखा कि जो बर्बरता हुई, जो 15 साल की लड़की से जो माफी मंगवाई जा रही है, जो भाजपा और संघ के जो ट्रोल्स उनके घर पहुंच रहे हैं, उनके एड्रेस पब्लिक कर रहे हैं, और उस पर जो हमारे गृह मंत्री मौन है। शादी वर्दी में जो पुलिस वाले थे उन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जो अमित शाह को रिपोर्ट करती है। यहाँ पैलेट गन से लेके AK-47 चले, और AK-47 वहां छात्रों पर चलाकर बिहार में, ये अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार का चुनाव जीत लेंगे तो वो तो नामुमकिन था। इसका पूरे देश पे असर पड़ रहा, पूरा देश आज के डेट पे ये इस आंदोलन और इस पर जो जातियां हुई सरकार की तरफ से, और फिर अंततः आपको वहां पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इन बाई इलेक्शंस में, और यही अगर आगे कंटिन्यू हो गया आगे के इलेक्शंस में तो भाजपा के पास, क्योंकि ये किसी पार्टी से वोट नहीं थे, आप पूरे और मुद्दे को इनका कहीं कहीं और ना ले कहीं गए, इंक्लिनेशन कहीं पहले और ले गए भाजपा की तरफ हो जाता था, शेखर जो जी। कि अब टूट रहा जो है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था उसकी कुछ वीडियोस वायरल हुई थी और उसमें जो गाली गलौज हो रहा था, क्या वो होना चाहिए था? आप अपनी बात रख सकते हैं, जेनजी अपनी बात रख सकता है, युवा अपनी बात रख सकता है, वो आपके पास हक है, फंडामेंटल राइट आपके पास है कि आप अपनी बात को बहुत बेबाक तरीके से रख सकते हैं। लेकिन शब्दों पर कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं, ये सीधा सवाल है आपसे। आशा जी, एक बात बताइए, आप अगर उन छात्र छात्राओं पे अगर मुकदमा बना रहे हैं, सिर्फ ये जानना तो जो चाहती हूँ लोग कि जो क्या मंत्री भाषा कह का रहे थे सही इस्तेमाल किया दहशतगर्दों जा के भी सकता टीम है में, ये अपने हक के लिए गद्दार कि हैं, ये नहीं? विदेशी एजेंट हैं, उन पे मुकदमा बनना चाहिए था। नहीं, किसी को माँ बहन की गाली देने से ज्यादा बड़ी गाली किसी को गद्दार कहना है। माँ बहन की गाली में आप उनके माँ बहनों से उनके अवैध संबंधों की तरफ इंगित करते हैं या भारत माता के साथ उनके संबंध का बयान बताते हैं।
तो उनके ऊपर ये 352, 351 एक, 356 एक उन मंत्रियों पे क्यों नहीं बनी? अरे वो तो लेकिन सरकार ने फिर तो कहा राहुल कि गांधी जिन पे बच्चों पर बता रहे हैं, FIR है वो तो वापस हो जाएगी और वापस नहीं कर दी गई, छोड़ दिया गया सबको। लेकिन जिनका क्रिमिनल हिस्ट्री है उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देश का युवा पूछ रहा है, अगर गद्दार कहना, आशा इस जी एक देश का मिनट युवा पूछ रहा है, हम प्लीज गद्दार लेट है मी क्या? इंटरवेन। अगर किसी को गद्दार है गद्दार जी, कहना मैंने जो आपसे तो सवाल बहुत किया ना, बड़ा गुनाह है, उसका तो जवाब राहुल नहीं गांधी पे दिया सबसे आपने पहले सही केस से। होना और चाहिए। एक सेकंड कृष्णा जी, एक खड़े हो गए, किसी को गद्दार कृष्णा कह जी, रहे हैं, एक सेकंड बुला के कह रहे हैं कृष्णा जी, कम हियर, यू आर ट्रेटर, कम हियर, तो फिर तो कृष्णा उन पे जी, सबसे पहले कृष्णा केस जी होना चाहिए राहुल प्लीज गांधी एक पे, सेकंड कृष्णा अगर जी, ये गुनाह है तो। कृष्णा जी एक मतलब इतना सेकंड, बड़ा शेखर नेता जी अगर मेरा इस तरह सिर्फ की इतना बात कर सवाल रहा था है तो कि फिर आप खुद आपके अपनी पास, बात में अरे आगे रुकिए ना कृष्णा जी प्लीज, बनाइए ना फिर अरे सब पर। रुकिए ना शेखर जी, मेरा सिर्फ इतना सवाल था कि फंडामेंटल राइट्स आपके पास हैं, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम आपके पास है, आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन रखने के लिए भाषा का सही इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं, बस इतना मेरा आपके साथ सवाल था। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर किसी को कोई गद्दार, अगर कोई किसी को गद्दार कहेगा, गद्दार कहने के बदले में अगर वो गाली देगा, मैं कहता हूँ वो उसका हक है। और गाली देने पे देश के कानून में कोई सजा नहीं है। प्लीज जो शेखर जी, 352 लगी शेखर है जी, गुमराह नहीं करना होता है तब चीजों लगती को, है जब जो पीड़ित व्यक्ति गलत को होता है गाली जब उसे पीड़ित गलत लगती ठहरा है, देना होता है, उससे और जो इंसाफ सही की उम्मीद होता है हो। उसके साथ खड़े हो जाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम जलेबी बना लीजिए आप, सब अपने जलेबी। युवाओं के साथ है, देश का भविष्य है युवा, लेकिन अपनी भाषा और मर्यादा का ख्याल रखते हुए काम करने की जरूरत है। दिनेश जी कुछ कह रहे हैं, दिनेश जी बोलिए जरा, अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। दिनेश जी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी आ रही है, चलिए बोलिए। जी धन्यवाद। देखिए शेखर जी के नाम के आगे एडवोकेट लिखा है, इसका मतलब है कि लर्नेड काउंसिल है, उनको जानकारी कानून के बारे में और मुझसे कहीं ज्यादा है। तो मैं इसी को लेकर बताता हूँ कि देखिए ऐसा है कि गांधी जी ने और सुभाष चंद्र बोस ने और अन्य बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने आजादी इसलिए नहीं दिलवाई थी कि इसका करके अगर किस दिन मिसयूज होगा, आज अगर बैठे तो शायद शायद मतलब ये सभी के सब फ्रीडम फाइटर्स जो हैं कहीं ना कहीं माथा पकड़ के बैठे होते हैं कि कहाँ पर क्या करनी है। स्टूडेंट्स की बात सरकार ने पूरी तरीके से मानी, सरकार पूरी झुकी और सरकार ने झुक करके उनको अपने दरवाजे पे इनके मतलब स्टूडेंट्स के दरवाजे पे सरकार गई और जाकर के जो इनके लिए करना चाहिए था वो किया और उसके आगे का आश्वासन दिया और पूरी तरीके से कानून सम्मत चीजें, यानी कि आप नीट का पहले भी आपने कोई एग्जाम दे रखा है, किसी स्टूडेंट ने दे रखा है या अभी वर्तमान में दे रखा है, उसका आईडी कार्ड अपना या जैसे कि उसका जो मतलब जो भी है वो लेकर के जाइए, सबूत लेके जाइए और आपके खिलाफ FIR है वहीं पर इंक्वायरी कर दी जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो 2800 कुछ जैसे उपद्रवी जो तत्व थे जिनपे किसी पे रेप का केस है, किसी को वो क्या करने के लिए वहां पर गए थे, वो देखने समझने की बातें हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसे कि आजादी जो मिली तो आजादी का सदुपयोग करिए, उसको दुरुपयोग करने का काम नहीं हो सकता किसी तरीके से। और जहां तक जैसे हो सके प्रतिपक्ष को बहुत जिम्मेदारी के साथ में अगर चलेंगे तब देखिए कि सत्ता पक्ष जो है वो अभी वर्तमान जैसे भाजपा लेड है जैसे गवर्नमेंट है। देखिए आशा जी सिंपल सी बात है, वहां जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन दोनों तरफ से हुआ, ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही गलत हुआ है। जिस तरीके से सरकार को घेरने की इस वक्त विपक्ष कोशिश कर रहा है ना, वो एक तरफा बहुत है। देरी से कदम उठाया कैसे गया, कह सकते हैं, उस पर चर्चा हुई, पैनल भी इस पर बहस की गई कि भाई सरकार की तरफ से देरी की गई, लेकिन जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल हुआ वो तो नहीं होना चाहिए था ना। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से चीजें इंस्टिकेट की गई, जिस तरीके से देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो पुलिस का काम है ना, और जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात होगी उस वक्त जो भी घटनाएं होंगी उसको नजरअंदाज करना पड़ेगा। एट द एंड रिजल्ट क्या है? एट द एंड रिजल्ट ये है कि जिसके लिए धरना प्रदर्शन था वो बात पूरी हो गई। जब वो बात पूरी हो गई तो फिर ये लकीर पीटने का काम इस भाषा को आगे क्यों नहीं बढ़ रहा इससे? अब बोलिए, ये जेनजी ने ये भाषा कहां से सीखी? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नेशनल चैनल पर जब 4 शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रमेश बिधूड़ी संसद में गाली देते हैं कि राजा मंच से गाली देते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जब जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़ा कहते हैं, वो किसकी मां को गाली देते हैं? बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। दिनेश जी आपका भी धन्यवाद और कृष्णा जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन फिलहाल बताते चले कि सबसे पहले अपनी भाषा और मर्यादा का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है और उसके बाद आप अपनी हक की लड़ाई लड़े, उसके लिए कोई आपको रोकता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो 3 सीटों पर आज चुनाव हुआ है और उसका रिजल्ट आया है, जिसमें एक बीजेपी, एक कांग्रेस और एक जन सुराज पार्टी के हाथ में ये सीट आ गई है और जनता के बीच में काफी उत्साह भी रहा। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।